Hi friends, today I am taking a very important chapter that is cash book. वैसे कैश को देख के तो सारे वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं. वी शुड ऑल हैव वंडरफुल एंड बहुत कैश होना चाहिए. अब बात यही बेटे कैश बुक इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता गया, पहले स्मॉल बिजनेसेस थे तो उस तरह से एंट्रीज होती थी. जैसे जैसे बिज़नेस डेवलप होता है तो हमारे जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसी तरह हर जगह चार्टर्ड अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग बॉडीज़ होती हैं, तो वो लोग नई नई चीज़ें डिवाइस करते हैं सो दैट आवर अकाउंट्स बिकम ईजियर टू बी अंडरस्टूड बाय इवन अ लेमैन, ताकि हमारे अकाउंट्स हर इंसान आसानी से समझ सके. वैसे तो मैंने कहा था कि सारी एंट्रीज जर्नल में सबसे पहले जाती हैं, उसके बाद हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं. लेकिन जब अकाउंटेंट्स ने देखा कि कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत होती थी बिजनेस में पहले, और आज भी बहुत होती हैं, बट पहले तो कैश वाज द ओनली मोड. पीपल हार्डली यूज्ड टू गो टू बैंक एंड ओपन देयर अकाउंट्स. हर चीज़ कैश में होती थी. तो उन्होंने देखा कि कैश की तो इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो क्यों ना कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक ऐसा नई डिवाइस बनाएं जिसे हम कैश बुक कहते हैं, ताकि कैश की सारी ट्रांजैक्शंस उसी में रिकॉर्ड कर लें और जर्नल और लेजर दोनों का पर्पस वहीं सॉल्व हो जाए. तो टुडे आई एम टॉकिंग, आप जानते हो कि कैश की अब भी, हालांकि गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड अ लॉट टू ओपन लॉट्स ऑफ अकाउंट्स एंड दे से कि एवरी पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. मीडिया आजकल जैसे कह रहा है कि ट्रांसफर्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, बट इट इज़ नॉट सो. अभी भी इंडिया इज़ ए कैश कंजर्वेटिव इकोनॉमी. वो कैश को ज़्यादा अपने पास रखते हैं, तो इसलिए कैश के बारे में उन्होंने क्या किया है, कैश बुक बना डाली बेटे. अब वो कैश बुक में क्या हुआ कि जो कैश की ट्रांजैक्शन हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते आजकल, वो सीधा कैश बुक में करते हैं, और उसको फॉर्म दे दिया लेजर का, तो लेजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो इसलिए कैश बुक जो है हमारे दोनों पर्पस को सॉल्व कर देती है, जर्नल और लेजर, और ये MCQ में आ सकता है. इज इट क्लियर? इट कैन कम इन MCQs. सो यू जस्ट सी कि कैश बुक एक नई तरह की बुक बना दी गई जिसका फॉर्म लेजर की तरह था, और कैश की ट्रांजैक्शंस क्योंकि जर्नल में नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कैश वहीं पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे. तो उसे हमने एक जर्नल और लेजर दोनों के पर्पस को सॉल्व करके एक बुक बना दिया. अब डेफिनेशन की जहाँ तक बात आती है बेटे, इट इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री हो गई, क्योंकि सारी सबसे पहले वहीं पे होनी है कैश, इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. कैश जितना आया, कैश जितना गया, बैंक में जितना पैसा आया, यानी कि लोगों ने हमें चेक दिया तो वो पैसा आया हमारे बैंक में चला जाता है, अकाउंट पे इसका चेक, और जो हम पेमेंट्स चेक के थ्रू करते हैं वो भी. तो कैश और बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस, कैश आए जाए, बैंक में पैसा आए जाए, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो वही बात है बेटे कि डे टू डे बेस पे जैसे जैसे आता है उसी बेस पे हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे हम जर्नल एंट्री में करते थे अकॉर्डिंग टू द डेट्स. तो कैश बुक इज़ अ बुक विच कंटेन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश एंड बैंक, ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स ऑल्सो. ये डेबिट साइड में बेटे रिसिप्ट्स रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, जैसे ये एक फॉर्मेट है. डेबिट साइड में हम कैश की रिसिप्ट्स कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, बैंक की रिसिप्ट्स बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो पेमेंट्स करेंगे वो हम इस साइड चले जाएंगे. कैश की पेमेंट यहाँ चली जाएगी कैश कॉलम में, और बैंक की बैंक कॉलम में. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. तो सबसे पहले कि सारी रिसिप्ट्स कैश की और बैंक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी बेटे, सारी पेमेंट्स कैश की और बैंक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और फिर बैलेंस कर लिया जाएगा. First, all the transactions are recorded first in the cash book, so it becomes a book of original entry. तो ये बुक ओरिजिनल एंट्री की भी बन जाती है. सेकेंड, देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. हमें कैश अकाउंट लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है, और ये दोनों पर्पस सॉल्व कर देती है. अब कैश बुक आप समझ गए क्या था बेटे, ये फॉर्मेट है. एक डेबिट साइड होती है, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है. जो कैश आएगा हमारे पास, हमने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन समझना,
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो जितना कैश हमारे बिजनेस में आया यहाँ रिकॉर्ड होगा, जितने चेक्स लोगों ने दिए वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में, और जो हम पेमेंट्स करेंगे, कैश की पेमेंट्स करेंगे वो क्रेडिट में, और बैंक की चेक के थ्रू जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब दिस इज कैश बुक। सो कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। Debit side में all receipts of cash and bank is recorded. On credit side all payments are recorded. Is it clear? तो MCQ में आ गया कि ये जर्नल भी है और लेजर भी दोनों का पर्पस सॉल्व करती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है। लेजर फोलियो तो सबके साथ चलना है, सिर्फ कैश का कॉलम होता है, बट इट इज़ बिन आउट ऑफ यूज दीज डेज। 2 कॉलम कैश बुक, उसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम हो जाएगा बेटे, ये 2 कॉलम्स, और क्रेडिट में भी कैश और डिस्काउंट कॉलम हो जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो ओल्ड फैशन्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैश बुक है दैट इज 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपके सामने है। यहाँ तक की साइड बेटे डेबिट कहलाएगी, यहाँ तक की, ओके। इसमें डेट, पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट्स लिखी जाएंगी, लेजर फोलियो सब में चलेगा। डिस्काउंट्स जो होंगे अलाउड यहाँ आ जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड आते हैं डेबिट में, जर्नल एंट्री में किया था। कैश का जो पैसा आएगा बेटे कैश कॉलम में लिख देंगे, जो बैंक में हमें कोई चेक देगा वो बैंक कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब आई बेटे क्रेडिट साइड की बात, तो क्रेडिट में भी यही होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स या पेमेंट्स हो जाएंगी, लेजर फोलियो, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट में, और कैश जो हमने लोगों को दिया और जो चेक इशू किए। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये सब रिकॉर्ड होंगी, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कैश बुक विच इज इन यूज, जिसमें कैश कॉलम, बैंक और डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड MCQ आएगा, कहाँ आता है, डेबिट साइड कैश बुक, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट्स। उसके बाद पेटी कैश बुक, एक और कैश बुक बनाई गई, क्योंकि बेटे इस कैश बुक में तो बड़े बड़े अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, बट आप बिजनेस जब चला रहे हैं तो आप जानते हो कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं। हम अपने किसी पीएन को बोलते हैं कि जाओ यार वहाँ जाके ये चीज़ पोस्ट करो, तो उसको रास्ते का किराया देंगे, कन्वेंस में भी मैटाडोर का किराया, में भी ऑटो का किराया, तो दैट इज़ नोन एज फ्रेट, कन्वेंस। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम मीन्स यू नो ऑल द टाइम वी आर डूइंग इट। तो छोटे छोटे आइटम्स हैं, 2 लिफाफे ले आओ जी, एनवेलप, कुछ पेन्स ले आओ। तो ये छोटे छोटे खर्चों से हम कैश बुक को क्यों डिस्टर्ब करें, बिकॉज कैश बुक में वील बी रिकॉर्डिंग द बिगर अमाउंट्स। अब ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं, तो हमारे अकाउंटेंट्स और डेवलप हुए, उन्होंने कहा यार इतनी कैश बुक में छोटे छोटे खर्चे कहाँ डालेंगे, उसके लिए हमने एक पेटी कैश बुक को तैयार कर दिया। तो पेटी कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये छोटे छोटे खर्चे, जिसमें छोटा कन्वेंस आ गया बेटे, पोस्टेज आ गई, टेलीग्राम आ गया, ऑटो का खर्चा आ गया, जो ये छोटे छोटे खर्चे, किसी को आया कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, वो मिसलेनियस में डाल देंगे। तो इसके लिए अब जब भी पेटी कैश बुक के बारे में आप पूछा जाए, तो पेटी कैश बुक इज अनदर टाइप ऑफ कैश बुक वेयर ओनली स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। क्लियर? अब इस पे कौन सा एक सिस्टम एम्प्लॉय कर दिया गया, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का भी जो MCQ में आ सकता है कि है क्या सिस्टम। अब हेड कैशियर करता क्या है, उसको एस्टिमेट हो जाता है बेटे हेड कैशियर को कि एक मंथ में हमारे मतलब 5000 पेटी एक्सपेंसेस लगते हैं मान लीजिए, तो वो हेड कैशियर पेटी कैशियर को ये 5000 रुपये दे देता एवरी फर्स्ट। कहता ये लो और ये छोटे छोटे खर्चे कर लेना, एविडेंसेस रख लेना सबके डिटेल्स, तो ये कर देना। अब मान लीजिए उसने इसमें से 4300 स्पेंड कर दिए पूरे महीने, अब उसके पास बचे होंगे 700। तो वो क्या करता है, इम्प्रेस सिस्टम का यही मतलब है कि 5000 उसने दिए थे और पेटी कैशियर ने 4300 खर्च दिए, उसको वो एट द एंड ऑफ मंथ फिर 4300 रुपीज़ और दे देगा, तो उसका नेक्स्ट मंथ का बैलेंस भी कितना हो जाएगा, 5000। तो इट बिकम्स अ इम्प्रेस सिस्टम की ऑलवेज। तो अंडर दिस सिस्टम हेड कैशियर गिव्स अ फिक्स्ड अमाउंट
to the petty cashier for the petty expenses. Head cashier reimburses means वापस कर देता है the amount actually spent. तो उसने इतना स्पेंड किया था, उसको at the end of month इतना दे देगा और उसके दोबारा से अगले मंथ उसके पास 5,000 ही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. अब बात आती है एक MCQ की जो आना है. एक तो ये जर्नल लेजर वाला आना है कि एक प्रिंसिपल बुक वो भी आ जाएगा. 3 कॉलम कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या होती है, और इम्प्रेस सिस्टम. ये MCQs में से 1-2 ज़रूर आए होंगे. और रेस्ट अब बात आती है कि प्रैक्टिकली हम करेंगे कैसे. तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं जितना कैश का हो और जितना बैंक का. क्लियर बेटे. फिर जितनी कैश की हम रिसिप्ट्स करेंगे वो डेबिट साइड में आएंगी, जितना बैंक की पेमेंट आएंगी वो डेबिट में. क्रेडिट में क्या होगा, जो कैश हम स्पेंड करेंगे वो क्रेडिट में चला जाएगा और जो चेक इशू करेंगे वो भी क्रेडिट में चला जाएगा. अब पैसा आएगा कहाँ से, आएगा कि कोई हमने कैश सेल की तो कैश का पैसा आ गया, सेल की उन्होंने कैश की जगह हमें चेक दे दिया तो बैंक में डाल दिया. ठीक है बेटे. फिर भी किसी से पैसे लेने थे राम मोहन श्याम से, वो हमें कैश में दे गए तो कैश में डाल दिया. उन्होंने हमें चेक दे दिया तो हमने बैंक में डाल दिया. पेमेंट्स क्या होंगी, सैलरी दी, रेंट दिया, वेजेस दिए, गुड्स परचेज किए कैश में तो कैश के थ्रू, और अगर चेक के थ्रू हमने दिए तो बैंक में चला जाएगा. तो इनका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा. कैश बुक में कुछ एक MCQs किसके आते हैं बेटे, कॉन्ट्रा एंट्रीज. अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या, व्हाट आर दीज कॉन्ट्रा एंट्रीज. कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जो कि कैश बुक के दोनों साइड आती हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. वरना कैश आया तो वो डेबिट में आना चाहिए, कैश जो गया वो क्रेडिट में जाना चाहिए. जो चेक हमने रिसीव किया वो डेबिट में आना चाहिए, और जो चेक वी हैव इशूड इट शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड. बट कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच कम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक. वो डेबिट में भी आएंगी और क्रेडिट में भी आएंगी. वो कैसे आएंगी अब आप खुद देख लें. इसका फर्स्ट एग्जांपल है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक भी एक ही बात होती है, पेड इनटू बैंक. हालांकि पेड का मतलब हम कभी कभी समझ लेते हैं कि हमने पेमेंट की है. जी नहीं, पेड इनटू बैंक मीन्स पैसा बैंक में जमा कराया. अब देखो बेटे 5,000 रुपीज़ हमने बैंक में जमा कराया. जमा मीन्स बैंक ने रिसीव कर लिया 5,000, तो ये 5,000 बैंक के डेबिट में आएगा क्योंकि बैंक में जमा हुआ, यानी कि बैंक ने रिसीव किया. लेकिन हाथ से तो चला गया ये 5,000, तो कैश में से क्रेडिट हो जाएगा. तो ये एंट्री बेटे जो नंबर 1 है ये दोनों साइड आई, तो हम लेजर फोलियो में इसे C से डोनेट करेंगे. कॉन्ट्रा को किससे डोनेट किया जाता है, C. तो वी विल राइट C. अब देखिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीव किसने किया, बैंक ने, तो बैंक में 5,000 डाल दिया. और हाथ से गया कैश, तो मैंने क्या कहा था, जब चीज़ जाएगी कैश तो क्रेडिट में डाली जाएगी. तो ये एंट्री जो थी 5,000 की, ये डेबिट में भी आई और क्रेडिट में भी आई, तो इसलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा गया. हाँ, लेकिन अब लिखना क्या है, कॉलम कौन सा बेटे, बैंक का. बैंक का कॉलम है तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ कैश का कॉलम है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखा जाता. लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट बन रहे हैं, कैश और बैंक, तो यू रिमेंबर अगर अमाउंट आपने कहाँ लिखा है, बैंक के कॉलम में, तो हम लिखेंगे टू कैश, क्योंकि डेबिट में टू लिखा जाता है. और यहाँ पे हमने कहाँ लिखा है बेटे, कैश के कॉलम में, तो बाय बैंक का. इज इट क्लियर, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. अब इसका रिवर्स भी हो सकता है. दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है मेन. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ऑफिस यूज मीन्स बिजनेस के. तो मैंने इस बार कैश बैंक में जमा नहीं कराया, बैंक से कैश निकाला, तो रिसीव क्या किया मैंने, कैश. मैंने 2,000 रुपीज़ कैश रिसीव किया, तो रिसीव तो मैंने रिसिप्ट कहा था यहाँ आनी है, तो ये सेकेंड एंट्री है. अब मैंने क्या कहा बेटे आपको, कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो लिखूंगा क्या, टू बैंक अकाउंट. और कैश तो आ गया, लेकिन गया कहाँ से, पेमेंट कहाँ से हुई, बैंक के थ्रू, तो ये 2,000 हमारे बैंक में चला जाएगा. इसे भी C से डोनेट करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री. अब आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि अब बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बाय कैश अकाउंट. तो ये दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जो कि
कहाँ आती हैं बेटे? डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, लेकिन ऑफिस यूज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफिस। तो भाई दो ही है कि बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक ने रिसीव किया, हाथ से कैश चला गया, क्योंकि यहाँ क्या आना है? जो रिसीव किया गया है, और जो जाएगा वहाँ चला जाना है। रिसिप्ट यहाँ, पेमेंट्स वहाँ। सेकंड केस था कि हमने बैंक से विड्रॉ कराया, आया क्या हमारे पास? कैश। रिसीव हमने कैश किया और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसके क्रेडिट। दीज आर टू कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब में ये कॉन्ट्रा नहीं है, लेकिन ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कैश विड्रॉन है, यहाँ भी विड्रॉन है, बैंक से किया मैंने, लेकिन पर्सनल यूज़। बेटे जब पर्सनल यूज़ होता है तो उसे तो ड्राइंग्स ही कहा जाता है। पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग्स। बाय डेबिट में लिखें तो बेटे क्या होता है? टू, तो बाय ड्राइंग्स। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ से विड्रॉ कराया? बैंक से कराया पर्सनल यूज़ के लिए, तो बैंक में से पेमेंट हो चुकी है, मैं घर ले गया हूँ ये पैसा, तो दिस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा। सिर्फ ये दो ही होती है। फिर इस बार कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ से, तो ये भी बाय ड्राइंग्स ही माना जाएगा। और इस बार कैश विड्रॉ किया गया, कैश विड्रॉन है पर्सनल यूज़ के लिए 3000, तो इस बार किस कॉलम में लिख देंगे? कैश कॉलम में। विड्रॉ मीन्स चला गया, पेमेंट हो गई, घर ले गया वो। तो उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती बेटे, ये जो 5th एंट्री है, इसमें लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। 7 अगस्त को मैंने चेक रिसीव किया। अगर तो बैंक में जमा करा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब कुछ ना लिखा हो तो हम समझते हैं कि सीधा बैंक कॉलम में जाएगा। लेकिन बेटे चेक मैंने 7 को रिसीव किया 4000 का, 7 अगस्त को। लेकिन अगली एंट्री ध्यान से पढ़ें कि ये डिपॉजिट कब कराया गया? 9 को। 7 को रिसीव किया, लेकिन डिपॉजिट कब कराया? 9 को। इसका मतलब बेटे हम 7 को बैंक में नहीं ये ट्रांजैक्शन लिख सकते, क्योंकि हमने बैंक में जमा ही नहीं कराया। कभी कभी होता है ना कि चेक आता है, हम उस दिन बैंक में नहीं जमा करा सकते, लेट किसी ने दिया, 2 बजे के बाद बैंक जमा नहीं, या 4 बजे के बाद दिया किसी ने, तो वो बैंक में जमा नहीं कराया। अब 7 को क्या एंट्री की जाएगी? अब जो 7 को ये एंट्री की जाएगी बेटे, एंट्री नंबर 4, डेट होगी 7। इस दिन हमने ये जो चेक था 7 को हमारे पास आया, लेकिन जमा कब कराया गया? 9 को। तो 7 तारीख को जो एंट्री होगी, दिया ये किसने था? राम ने, टू राम। लेकिन क्योंकि बैंक में नहीं गया ये 4000 का चेक, तो ये हम उसको उस दिन कैश कॉलम में लिख लेंगे। उस दिन कहाँ लिख लेंगे? कैश कॉलम में। इज इट क्लियर? अब 9th की एंट्री आ गई, क्योंकि जिस दिन जमा कराया। अब बेटे ये चेक कैश से उठ के कहाँ चला गया? बैंक में, और कैश में से हमें निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो देखा जाए तो उस दिन हम इसे कॉन्ट्रा मान लेंगे। टू राम लिख के ही ये चेक को जब भेजा गया, तो इसे हम सी मान लेते हैं, और इसे भी, इसे चेक इन हैंड भी कह सकते हैं, चेक इन हैंड भी कहा जा सकता है, इसे हम चेक इन हैंड भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर हमने चेक 7 को रिसीव किया था, बैंक में नहीं डिपॉजिट कराया, तो ये चेक कहाँ आना चाहिए? कैश में, क्योंकि बैंक में गया नहीं। हाँ, अब 9th को ये बैंक कहाँ चला गया बेटे? बैंक में चला गया, तो बैंक को डेबिट किया और ये चेक हाथ से चला गया, तो क्योंकि कैश में डाला था, तो ये नलिफाई हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा। और आजकल का क्या सिस्टम है कि कभी कभी वो क्या करते हैं, ये तो नोट कर लें कि कभी कभी वो यहाँ लिखते ही नहीं, और ये 7th की आजकल की न्यू अप्रोच क्या है कि वो 7th को एंट्री ही नहीं डालते, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। क्लियर? वो डालेंगे ही कब? एंट्री डालेंगे 9th को सीधा बैंक में। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स। ये जो आपको अच्छा लगे, कुछ बुक्स में वो होगा तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो आपकी मर्ज़ी है। देखा जाए तो अगर ये 4000 यहाँ और यहाँ से काट दें तो हमारे अल्टीमेट बैलेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अल्टीमेट ये कहाँ चला गया? बैंक में। एक तो ये याद रखिएगा कि कोई चेक आया और बाद में जमा कराया गया, तो पहले उसे कैश ट्रीट किया जाता है, उसके बाद उसको बैंक में डाल दिया जाता है और कैश से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आती है बेटे एक और चीज़, एंडोर्समेंट। कभी कभी हमें चेक्स मिलते हैं, मान लीजिए एक पार्टी से मुझे चेक मिला, एक पार्टी से मिला मुझे 10,000 और मैंने दूसरे को किसी को देना था 10,000, तो मैं वो 10,000 लेता हूँ और दूसरे पार्टी को दे देता हूँ। इज इट क्लियर? तो वो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो हमारे बैंक में गया ही नहीं होता। तो अब ऐसा है, या तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर दें और नीचे नोट लिख दें कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन
एंड इंडोर्स टू विजय, नीचे डेट। लेकिन अगर हम अकाउंट फॉर करना चाहते हैं तो हमने चेक रिसीव किया बेटे कब, 7 अक्टूबर को मोहन से रिसीव किया, लेकिन 9 अक्टूबर को मैंने ये इंडोर्स कर दिया विजय को। तो इसका मतलब मेरे बैंक में तो गया ही नहीं है चेक। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो हमारी डेट है बेटे 7 अक्टूबर को टू मोहन, क्योंकि बैंक में नहीं गया तो मुझे इस चेक को कैश कॉलम में ही रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और 9 को मैं क्या करूंगा, इस चेक को मैंने किसको दे दिया बेटे, विजय, तो कैश में से ही मैं 6000 निकाल दूंगा। तो देखा जाए ये और ये एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, अगर ना भी होता तब भी हमारे बैलेंस में कोई फर्क ना, वो भी एंट्री ठीक होती। लेकिन क्योंकि ये हमारी ज़्यादातर बुक्स पुरानी में ये एटीट्यूड दिया गया, अकाउंट्स चेंज होते रहते हैं, हालांकि उसका अकाउंटिंग इफेक्ट कोई दोनों में ही आंसर सेम आएगा, लेकिन दिस इज़ योर चॉइस। अब आपके एमसीक्यू किस लेवल पे आते हैं आई डोंट नो, क्योंकि ये प्रीवियसली जस्ट लास्ट टू लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। वो कहते हैं इसे चेक इन हैंड मान लिया जाता है। सो यू जस्ट सी, हुआ कुछ भी नहीं। चेक हमें पूरी एंट्रीज देखनी होती हैं। 7 को मिला एक चेक, अब बैंक में तो जमा हुआ नहीं तो मैं बैंक में तो डाल नहीं सकता, तो 7 को मैं उसे कैश काउंटर में ही रख लूँगा। ठीक है बेटे, उस चेक को कैश ही मानूंगा। उसके बाद 9 को मैंने किसी और को दे दिया, विजय को दे दिया, तो उस कैश में पहले मैंने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके मैं वहाँ दूंगा। इज इट क्लियर? और एक अब मैं बैलेंस की बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। बैलेंस क्या है कि 2 बैलेंसेस हैं बेटे। कैश बुक में कैश का बैलेंस भी निकालना है और बैंक का। जो कैश बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलेगा, ऑलवेज। कैश बुक में कैश बैलेंस जो होगा, कैश बैलेंस विल ऑलवेज बी डेबिट बैलेंस। लेकिन बैंक बैलेंस जो होता है ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। कैश का बैलेंस सीडी, जो लेजर हमने किए थे उसमें सीडी बैलेंस निकाले थे, उस बैलेंसिंग क्या होता है, जो साइड ज़्यादा हो उसका टोटल दोनों साइड लिख दिया जाता है और बीच में बैलेंस किया जाता है, या तो वो बाय बैलेंस सीडी आता है या टू बैलेंस सीडी आता है बेटे। लेकिन कैश का जो अंदर वाला बैलेंस है सीडी, वो हमेशा बाय बैलेंस सीडी ही आएगा और उसे ब्रॉड डाउन जब नेक्स्ट मंथ करेंगे तो वो बीडी हो जाता है। इज इट क्लियर? लेकिन बैंक का ये दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। अब मुझे पूछेंगे वो कैसे, क्योंकि भाई कैश का तो डेबिट बैलेंस इसलिए होगा कि कैश अगर मेरे पास होगा तभी मैं खर्चूंगा, वरना तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कैश होगा तभी मैं स्पेंड करूंगा, तो हमेशा मेरे पास 10,000 होगा तो मैं 10,000 से ज़्यादा तो स्पेंड ही नहीं कर सकता। इसका मतलब कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओवरड्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, सुना जरूर होगा लेकिन पता नहीं ओवरड्राफ्ट होता क्या है। ओवरड्राफ्ट इज जब एक बिजनेस अपना करंट अकाउंट खोलता है, हर बिजनेस अपना करंट अकाउंट बैंक में खोलता है, तो उसमें वो पूरे साल की ट्रांजैक्शंस करता है। क्या करता है, जो पैसा आता है वो करंट अकाउंट में जमा करा देता है और जो पेमेंट्स करनी होती हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू करता रहता है। तो पहले तो यही सिस्टम चलता है, एक फर्स्ट डे से ही आपको ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता। जब बैंक वाले देखते हैं कि ये लाखों रुपया इसका इस अकाउंट में जमा होता है और लाखों रुपया ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वो उसको कहते हैं यार ओवरड्राफ्ट ले लें। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ मेरे बैंक में पड़ा हुआ है और मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो बैंक मुझे कहेगा कि आपके पास, हम आपको 5 लाख का ओवरड्राफ्ट देते हैं। मेरे पास बैंक में कितना है, 10 लाख, वो कहते हैं हम आपको 5 लाख का ओवरड्राफ्ट देते हैं। ओवरड्राफ्ट कि है आपके पास 10 लाख, लेकिन आप इस 10 लाख के अलावा 5 लाख और भी स्पेंड कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, टेम्पररी लोन। इज इट क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट इज ए टेम्पररी लोन, और ये हमने करंट लायबिलिटी में भी डिस्कस किया था। तो ये टेम्पररी लोन होता है बेटे। तो ये जो टेम्पररी लोन होता है वो हमें है 10 लाख, लेकिन हम पेमेंट्स 15 लाख की कर सकते हैं। इसका मतलब 5 लाख हमने बैंक से ले लिया, तो इसका बैलेंस जो है वो कभी कभी डेबिट होगा और कभी कभी क्रेडिट। जब डेबिट बैलेंस, टोटल तो हमें वही देखना होता है जो टोटल ज़्यादा हो, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का। तो अगर तो दोनों का डेबिट का ही टोटल है तो सीडी यहाँ आएगा, तो वो डेबिट बैलेंस माने जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन हो सकता है कि बैंक जो कैश का है वो तो हमेशा यहीं आएगा, बाय बैलेंस सीडी कैश का हमेशा आएगा, लेकिन बैंक का बाय भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। जब बाय आएगा दैट इज हमारे पास पैसा है बैंक, और जब टू में आएगा दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट ले लिया गया है। ओवरड्राफ्ट इज ए सॉर्ट ऑफ लोन। अब नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन, इसमें आपको पता चल जाएगा कि
ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्लियर। मेरे पास बैंक में पैसा है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, क्लियर। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो वो तो लोन है, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक जगह इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है और एक जगह इंटरेस्ट पेड होता है। तो कैश बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैश बुक है क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश आया, कैश के डेबिट में लिखा, बैंक में किसी ने चेक दिया तो वो लिख लिया। क्रेडिट में पेमेंट्स की, जो भी आपने पेमेंट्स करनी है, खर्चे करने हैं, किसी को चेक्स देने हैं, परचेजेस किए हैं। कैश की तो कैश कॉलम में बैंक। लेकिन दो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, कैश बैंक में जमा कराया या कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए। पर्सनल हो तो वो कॉन्ट्रा एंट्रीज नहीं होती हैं। गो थ्रू दिस, इससे ऊपर MCQ कोई नहीं कर सकता, नॉट इवन CA के लेवल के MCQs नहीं आ सकते। जो आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, दैट यू ऑलरेडी हैव। विश यू ऑल द बेस्ट।